हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका भारत चीन संबंधों की श्रृंखला के तीसरे अंक में। हम पिछले दो अंकों में भारत चीन संबंधों के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है चर्चा का वो भारत चीन संबंधों को और थोड़ा परिप्रेक्ष्य में समझने का रहेगा। मैं आज के इस अंक में चर्चा करना चाहूँगा भारत चीन संबंधों के उस पड़ाव की जहाँ पर हम प्राचीन काल की बात करेंगे। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में अगर हम देखते हैं तो भारत चीन के बीच में सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार होता आया है। बहुत सारे साम्राज्य ऐसे थे जहाँ पर चीन के साथ गाहे बगाए मैत्री संबंध भी स्थापित किए गए और चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के काल में यानी मौर्य युग में अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उनको भेजा गया और कालांतर में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुआ और बाद में इसको चीन जैसे एक देश में ने अपनाया, अंगीकार किया। बहरहाल ये एक अलग विषय है जिस पर हम किसी और अंक में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि हम बात करें इतिहास में हमारे संबंध कैसे थे। मित्रों, अलग अलग कालों में चीन से कुछ महान लेखक, राजनीतिज्ञ, व्यापारिक और जिसे कहना चाहिए बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स की यात्रा होती रही है जो भारत चीन संबंधों में प्रगाढ़ता को उत्तरोत्तर दर्शाती है। हम बात करें मेगास्थनीज की तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। हम बात कर सकते हैं वेनसांग की, फायान की। ये सारे जो यात्री भारत में आए ये या तो किसी साम्राज्य के भीतर एक राजाज्ञा के द्वारा आए और इनके द्वारा राजशरण लेकर भारत में अलग अलग स्थानों में भ्रमण किया गया और बाद में यात्रा स्मरण यानी ट्रैवलॉग लिखे गए। मेगास्थनीज का इंडिका और इसी तरह के बहुत सारे जो यात्री थे उन्होंने भारत के विषय में अलग अलग तरीके से लिखा है। यहाँ ये कहना आवश्यक होगा कि भारत के विषय में चीन के जो यात्री या चीनी विद्वानों ने जो लिखा है वो उनका अपना संदर्भ था। कई इतिहासकारों ने या चीनी इतिहासकारों ने भारत को संस्कृति का देश तो बोला, लेकिन वे भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पर इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं जैसे वे उसकी एक क्रिटिकल आलोचना कर रहे हों या आलोचना इस लिहाज से कर रहे हों क्योंकि उनका संदर्भ चीनी समाज के प्रति रहा हो। ये बात बहुत स्वाभाविक है कि किन्हीं अलग अलग कालक्रम में अलग अलग लेखकों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा अगर भ्रमण किया जाए और अलग अलग सामाजिक परंपराओं के परिदृश्य करते हुए अगर कोई लेखनी के द्वारा कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए जाए तो उनमें समानांतर कुछ फर्क हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ विषय उन इतिहासकारों पर या उन विद्वानों के अपने मतों को की आलोचना का नहीं है। यहाँ मत ये भी है कि उन्हें भारत के विषय में दिखाया क्या गया या उनका दर्शन भारत के प्रति क्या था, वे भारत क्यों आए, उनका उद्देश्य क्या था और वो उद्देश्य को किस लक्ष्य से प्राप्त करके वहां से वापस गए। यहाँ एक और बात भारत को चीन के साथ जोड़ती है जो भारत और चीन का व्यापार है, जिसमें भारत के बहुत सारे उत्पाद चीन में पसंद किए जाते रहे हैं। भारत का सूती और रेशमी कपड़ा, इसके अलावा भारत से उत्पन्न किए जाने वाले अनाज, खाद्यान्न और स्वर्ण भंडार, इसके अलावा इस्पात और बहुत सारे ऐसे उत्पाद जिनमें मसाले आदि शामिल हैं, रेशम आदि शामिल हैं, भारत के द्वारा चीन में भेजे जाते रहे। इसी तरह चीन के द्वारा भी भारत के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार अलग अलग युगों में देखने को मिलता है। चीन के प्रचलित मुद्राएं भारत में
बनाई गई और भारत के बहुत सारे राजाओं के द्वारा चीन के विद्वानों को अपने संरक्षण में लेकर उनके द्वारा कई तरह की, जिसे कहना चाहिए, संगोष्ठियां आयोजित की गई। बुद्धिज्म के विकास और बुद्धिज्म के भारत से पलायन और उसके बीच के संवर्धन के युग में भारत चीन मैत्री संबंधों में इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जहां पर भारत और चीन में बुद्ध संगोष्ठियां आयोजित की गई। ये शायद एक राजनयिक मैत्री का भी एक उद्घोष हो सकता है। बहरहाल अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं आजादी के पहले भारत और चीन के बीच के संबंध कोई बहुत ज्यादा ज्ञापित से नहीं रहे। हालांकि एक शिमला समझौता जिसको चीन के द्वारा बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी गई, लेकिन जो भारत, चीन और तिब्बत की जो सीमाओं को अंतरित करता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया। यहाँ हम इस बात की चर्चा करते हुए कह सकते हैं कि भारत और चीन के जो संबंध हैं वो बहुत प्रासंगिक हैं और आज के वर्तमान इतिहास में 1950 वो समय है जहां से हम भारत चीन संबंधों को एक राजनयिक तौर पर आकलन कर सकते हैं, जिसमें ताइवान के साथ जो भारत के फॉर्मेलिटीज थे उनका भी एक उदाहरण लिया जा सकता है। अगर हम ऐतिहासिक कालखंड में मैं बात कर रहा हूँ बीते 50 सालों या बीते 50 से ऊपर के सालों की अगर हम बात करें तो भारत और चीन के राजनयिक संबंध या डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू होते हैं जनवरी 1951 से। हालांकि ये समय वो समय था जहां से भारत के डिप्लोमेटिक संबंध चीन के साथ अच्छे भी रहे और बहुत स्तरों पर इनकी के बिगड़ने की स्थिति भी शुरू हो गई थी। यहाँ पर एक ऐसा प्रतिवाद आता है जो नेहरू और उनके चीनी काउंटर पार्ट को तिब्बत के मुद्दे पर बार बार, जिसे कहना चाहिए, अंतर कलह या दोनों देशों के बीच कलह का कारण रहा। मित्रों, कारण ये भी था कि तिब्बत पर बार बार चीनी नेताओं के द्वारा या चीनी राजनयिकों के द्वारा ये कहा जाना कि ये उनके देश का अभिन्न हिस्सा है, और वही तिब्बत के जो धर्म गुरु दलाई लामा हैं उनका भारत की शरण लेना शायद एक ऐसी घटना थी जिसके बाद भारत चीन संबंधों में एक अलग तरह की खटास आ गई। हालांकि भारत के संबंध चीन के साथ कालांतर में व्यापारिक संबंधों में घट बढ़ते रहे, जिनकी समीक्षा आगे आने वाले अंकों में हम कर सकते हैं। एक और जो चीनी भारतीय संबंधों की राजनयिक परंपरा, उसमें हिंदी चीनी भाई भाई। हालांकि इस उक्ति को हमारे चीनी मित्रों ने, मैं मित्र यहाँ पर उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, भारत को बताया और हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए ही शायद एक राजनयिक टकराव, इतना बड़ा टकराव बना कि भारत के साथ सीमा विवाद को रखते हुए चीन 1962 में भारत के सामने आ गया। उससे पहले हम भारत और चीन के संबंधों को 1950 के परिदृश्यों में और उन चुनौतियों में समझें, हमें समझना पड़ेगा इनके पीछे था क्या। सबसे पहले जो मुद्दा इस सब के पीछे था वो शिमला समझौता था, जो 1914 में भारत की एक विकट राजनयिक, जिसे कहना चाहिए भारत या ब्रिटिश भारत की एक विकट राजनयिक चूक के तौर पर कही जा सकती है। माना तो ये भी जाता है कि भारत तिब्बत सीमा के रेखांकन या भारत तिब्बत चीन के रेखांकन के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया के द्वारा चीन के साथ एक रेखा या रेखांकन किया गया, जिसे हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में किया गया। जिन ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन का हम नाम ले रहे हैं, वही मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। और 1914 का यही शिमला समझौता, जो कभी चीन को स्वीकार्य भी था और कभी चीन को स्वीकार्य भी नहीं था, क्योंकि इसका
इसकी स्वीकार्यता के बारे में चीन के पास कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मानता, लेकिन उनके द्वारा एक लंबे समय तक इसकी स्वीकार्यता को कहीं चुनौती भी नहीं दी गई। ऐसा भी कहीं उद्धरण नहीं है इतिहास में। ये एक बड़ी कारण था भारत चीन संबंधों में खटास के लिए। उसके बाद कालांतर में चाओ एन लाइज या चाओ एन लाइज जिसे हम बोलते हैं, चूंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग है चीनी नामों के लिए, चाओ एन लाई जो उस समय चीन के राष्ट्राध्यक्ष थे, नेहरू के साथ मैकमोहन रेखा पर प्रतिवाद जताना शुरू किया गया 1959 तक। यहाँ ये सोचने वाली बात है, भारत की आजादी 1947, उसके बाद 1947 के बाद 1949 के समय एक बहुत बड़ा संघर्ष का जो समय था, जिसमें भारत चीन संबंध प्रगाढ़तम हुए, जहां पंचशील सिद्धांतों की अवधारणा आई और हम जहां पर एक ऐसे राजनयिक संतुलन की खोज कर रहे थे जिसमें भारत चीन के अलावा एशियाई मूल के कई देश, जिसमें नेपाल, तिब्बत, भूटान, भारत और कई ऐसे एशियाई देश थे जिन्होंने भारत के किसी भी ध्रुव में ना सम्मिलित होने या गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। यहाँ उस गुट निरपेक्षता आंदोलन से निकले हिंदी चीनी भाई भाई फॉर्मूले को चुनौती दी गई और ये 1959 में हो ही गया, जिसकी कहानी 1914 की राजनयिक भूल से की गई। यहाँ मैं राजनयिक भूल की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के नीति निर्माताओं ने शायद मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में कई बार भूल की। उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण अगर किया जाता समय पर, तो शायद हम उस पर्टिकुलर मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन के तौर पर स्थापित कर सकते। बहरहाल ये विषय हो भी सकता है चीन के भारत से अवसाद का, और नहीं भी, क्योंकि चीन के पास आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कारण थे, और आज के चीन के पास तो कम से कम बहुत सारे कारण हैं, जो केवल सीमा विवाद एकमात्र कारण नहीं है। चीन की सबसे बड़ी जिसे कहना चाहिए विकासवाद की नीति एक अलग नीति होती है, लेकिन फैलाववाद की नीति बहुत दूषित नीति है, कालांतर में भी, आज भी और आगे आने वाले समय में भी, जो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ही नहीं, भारत के चीन के साथ और भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को भी घट बढ़ फॉर्मूले में परिवर्तित कर सकती है। यहाँ हम बात करते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम हुआ इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद और एक्सपेंशनिज्म यानी विस्तारवाद, जो दोनों ही स्थितियों में भारत के खिलाफ थे। मित्रों, कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात करें, इस अंक को मैं समझता हूँ, इस अंक में हमने काफी चर्चा की है भारत और चीन के इतिहास की, और भारत चीन डिप्लोमेसी जो ऑन द रिकॉर्ड है, जिसे हम चीन और भारत की चाओ एन लाई और नेहरू नीति के नाम से भी जानते हैं। वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से आए? सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 1962 में हमें देखने को मिला, जब यकायक भारत को चीन के द्वारा उसके सीमाओं पर डिस्प्यूट को लेकर भारत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया गया, और यहीं तक वो सीमित नहीं था। चीन भारत के एक अभिन्न अंग असम के अंदर घुस आया और उसने लद्दाख को भी अपने अतिक्रमण में लेने का प्रयास किया, और यही कारण था 1962 के युद्ध का। अगले अंक में हम 1962 के भारत चीन संग्राम के विषय में बात जानेंगे। क्या कारण था इस संग्राम का, क्या परिणाम हुआ इस संग्राम का, क्या रणनीति थी भारत की और चीन की। मित्रों, ये कहना बहुत लाजमी है कि किसी भी देश की नीति
आज आइसोलेशन में नहीं डेवलप हो सकती। मैं विदेश नीति की भी बात कर रहा हूँ, अर्थनीति की भी बात कर रहा हूँ। हालिया हालात में भारत में जो चीन के ऐप्स या चीनी कंपनियों को का जो बहिष्कार किया है, निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय कदम है और भारत की आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में जो चीन एशिया ही नहीं दुनिया के बड़े अव्वल देशों में एक उत्पादकता की होड़ में या बाजारवाद की होड़ में था, उसको चोट पहुंचाने वाली होगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा, हमें अपनी उत्पादकता और अपनी गुणवत्ता के साथ सुधार करना पड़ेगा। यहाँ मैं बिना किसी हिच या बिना किसी आत्मग्लानि के ये कह सकता हूँ कि हमें अभी शोधपरक या रिसर्च ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना है और आगे आने वाले 10 साल मेक इन इंडिया, अफोर्डेबल इंडिया या ऐसा भारत जहां पर हम तकनीक बनाम गुणवत्ता के साथ भारत में चीजों को बनाएंगे और उसकी उत्पादकता को प्रभावी तौर पर मूल्यों के साथ नियंत्रित करेंगे। उम्मीद है आगे आने वाला समय हमारे लिए चुनौतियों से भरा तो हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अवसर और बहुत सारे सृजनात्मकता के पैमाने लेकर आएगा और हम निश्चित तौर पर आगामी कुछ वर्षों में अग्रणी देशों की पंक्ति में निश्चित तौर पर खड़े होंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप पर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम आगे आने वाले समय में कई देशों के लिए चुनौती बन पाएंगे और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड में बहुत मूल्यवान बना पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले अंक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।